नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज मैं इलेक्ट्रोटॉनिक पार्ट 3 में अजम्पशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोटॉनिक को लेकर के आया हूं और इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोटॉनिक संबंधित कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो आइए इसमें से हम देखते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हैं। तो इससे संबंधित जो है 5 प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि भूपटल का निर्माण प्लेटों से हुआ है। भूपटल का निर्माण प्लेटों से हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है उसकी गहराई मानते हैं कि 33 किलोमीटर से 35 किलोमीटर औसत है। प्लेट की गहराई, भूपटल की गहराई, भूपटल गहराई कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर। लेकिन जब हम प्लेटों की गहराई के बारे में बात करते हैं तो माना जाता है कि प्लेटों की गहराई जो है 60 से 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर के बीच है। हालांकि शुरुआती दिनों में इसकी गहराई को जो है 100 से 150 किलोमीटर के बीच माना जाता था, लेकिन बाद में इस धारणा को खंडित कर दिया गया। इसी धारणा को रखा, इसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया और ये तार्किक भी है। ये तार्किक इसलिए नहीं था ये 100 से 150 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे गहराई में हम अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होती है तो 100 से 150 किलोमीटर के बाद जो है चट्टानें जो है मोल्टेन अवस्था में आ जाती है। जब मोल्टेन अवस्था में आ जाएगी तो कोई भी दृढ़ भूखंड वो दृढ़ भूखंड नहीं हो पाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है, पिघल जाता है। इसीलिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी गहराई नहीं हो सकती है। अभिमन जो है 60 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। तो ये थी पहली मान्यता। दूसरी मान्यता ये है कि प्लेट गतिशील है। प्लेट जो क्या है कि जो हम लोगों ने देखा था, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, अरबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सारे प्लेट जो है स्थिर नहीं है, गतिशील है। अगर उदाहरण के तौर में देखें, उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो हिमालय जो है हमारा, जो है आज की तारीख में भी क्या है, उसका हाइट जो है, हाइट हिमालय का भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? चूँकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ गतिशील है, तो प्लेट गतिशील है। तो प्लेट गतिशील क्यों है? प्लेट गतिशील इसलिए है चूँकि जो हमारा स्टेनोस्फीयर है, उस स्टेनोस्फीयर में संवहन तरंगें चलती हैं। स्टेनोस्फीयर में क्या है, वहाँ पर संवहन तरंगें चलती हैं, और ये संवहन तरंगें जो है प्लेट को क्या करती हैं, वो गतिशील करती हैं। इन संवहन तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो संवहन तरंगों की उत्पत्ति इसलिए होती है कि चूँकि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे का पार्ट जो हमारा स्टेनोस्फीयर है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद हैं, और यही रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं तापमान बढ़ाते हैं। क्योंकि जानते हैं, हमें पता है कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं, तापमान, रेडियो एक्टिव जब डिके होते हैं, जब क्षय होता है तो उनका वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यही जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वहाँ पर संवहन तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण प्लेट गतिशील होने लगते हैं। तीसरा जो हमारी मान्यता है, तीसरी मान्यता यह है कि सागरीय कटक के पास नवीन चट्टानें हैं, और सागरीय कटक के पास और सागरीय ट्रेंच उसके पास पुरानी चट्टानें हैं। इसको अभी हम लोग देखेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे। और चौथा ये है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल जो लगभग स्थिर है, ये क्षेत्रफल जो है लगभग स्थिर है, और ये वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पता चला है कि गत 600 वर्षों में पृथ्वी के क्षेत्रफल में मात्र 5% की वृद्धि हुई। तो 600 मिलियन वर्षों में 5% की वृद्धि होना ये नाम मात्र की वृद्धि है, नगण्य वृद्धि है। और पांचवा इसका जो मान्यता है कि जो नवीन जो भूपटल का निर्माण होता है, जो रचनात्मक प्लेट सीमांत के सहारे जो नवीन प्लेट बनते हैं, नवीन जो भूपटल का निर्माण होता है रचनात्मक प्लेट सीमांत के सहारे, वो कालांतर में क्या होते हैं, दृढ़ भूखंड के अंग बन जाते हैं। यही 5 मान्यताएं हैं, और 5 मान्यताओं को देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करनी होगी करेंगे। तो आइए 5 मान्यताओं को हम देखते हैं। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, इससे क्या होता है कि जो पढ़ाने वाले और सुनने वाले कम्युनिकेशन स्थापित होता है, जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है और क्वालिटी इम्प्रूव करती है दोनों की। इसलिए कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आइए हम इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा जो है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है।
और अर्थ क्रस्ट के नीचे हम जानते हैं कि हमारे में नीचे में क्या है, वो है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है दोस्तों, क्या है एस्थेनोस्फीयर। हालांकि समझने में और ज़्यादा बढ़िया लगता है जबकि आंतरिक संरचना हम लोग देख चुके होते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे वीडियो में। लेकिन ये समझिए इसी तरीके से कि अर्थ क्रस्ट है और नेक्स्ट उसके क्या है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में ही जो है मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर का मतलब है कि एस्थेनोस्फीयर में जो भी चट्टानें थी वो चट्टानें यहाँ के तापमान के कारण पिघल गई हैं, मोल्टेन अवस्था में आ गई हैं, और मोल्टेन अवस्था में आने के कारण क्या हो गई, वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट कर गई है। इसीलिए इनको क्या कहता है, मैग्मा चेम्बर कहा जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की मौजूदगी होती है। तो रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद होते हैं तो मान लेते हैं कि ये नीचे का भाग है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व किसी कारण से ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है रेडियो एक्टिव तत्व ज़्यादा है। तो जब रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर ज़्यादा है तो होता क्या है कि यहाँ से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये इधर की तरफ कन्वर्ट कर जाता है और ये इधर की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, और यहाँ जाती है और फिर ठंडा होकर के ये फिर इधर की तरफ ये आ जाती, फिर यहाँ से गर्म होकर के ऊपर की तरफ ये चलती, यहाँ आती है, फिर ऊपर की तरफ ये गतिशील हो जाती है। जब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाती हैं संवहन तरंगे, तो ये क्या करती हैं कि ये जो मैग्मा है, मैग्मा को अपने साथ कैरी करती हैं। मैग्मा को क्या करती है, ऊपर के साथ ये कैरी करती हैं, और कैरी करने के क्रम में जब यहाँ आती है, जो झटका लगता है, तो यहाँ की अगर कमज़ोर चट्टानें हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यह दरार उत्पन्न हो जाता है और यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आने लगता है। क्या होने लगता है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो संवहन तरंगों की उत्पत्ति हुई तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट। इसको उस चीज़ को समझिएगा, कन्वेयर बेल्ट। आपने देखा होगा हम लोग गांव घर में जो है, या जो कोयला खदान होते हैं या फिर जो क्रशर मशीन होता है, वहाँ पे एक बेल्ट होता है, या फिर जो हम लोग बचपन में जो मिल होता है जहाँ पे आटा चक्की और ये सब जो है चावल का जो काम होता है, कि यहाँ पर मेन इंजन से क्या होता है कि एक पट्टा लगा रहता है और जो दूसरे मशीन में जिससे काम करना होता है वहाँ से घूर्णन का मदद लिया जाता है। अगर मेन मशीन घूर्णन करता है तो दूसरा मशीन भी उल्टी पाटे के सहारे घूर्णन करने लगता है, उसमें भी गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जो पट्टा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। अंग्रेजी में उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक वर्ड शब्दों में कन्वेयर बेल्ट। तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है यहाँ से मैग्मा को, ये जो यहाँ से मैग्मा था वो मैग्मा को ऊपर की तरफ लाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जो संवहन तरंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट। अब ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, ये जो है, ये जो सारा का सारा ये जो पार्ट था हमारा, ये सब के सब ये पूरा, इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्मा चेम्बर। क्या बोलते हैं, मैग्मा चेम्बर, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्मा चेम्बर। ये पूरा का पूरा मैग्मा चेम्बर ही है, लेकिन चूंकि ये एक विशेष स्थान है, चूंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा किसी वजह से ज़्यादा हो गई है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा तापमान है, और ज़्यादा तापमान होने के कारण वहाँ से संवहन तरंगें तेजी से ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इधर में या इधर में तापमान नहीं है, तापमान है, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब ये हो गया मैग्मा चेम्बर हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ये जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और जहाँ से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। और इसी हॉट स्पॉट से कन्वेयर बेल्ट के सहारे, यानी संवहन तरंगों के सहारे मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ऊपर की तरफ ये उठ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूम। इसको क्या बोल देते हैं, प्लूम, PLUME, प्लूम। ये हमारा हो गया प्लूम। अब ये हो गया प्लूम, ये हमारा हो गया हॉट स्पॉट।
अब क्या होता है कि प्लूम काफ़ी तेज़ी से हॉट स्पॉट्स ऊपर की तरफ उठता है, तो ये ऊपर की तरफ उठता चला गया और ये कन्वेयर बेल्ट के सहारे या संवहन धाराएं के सहारे, संवहन तरंगों के सहारे यहाँ का मैग्मा काफ़ी तेज़ी से झटके के साथ जहाँ पे परपट्टी कमज़ोर होती है उसके सहारे ऊपर सतह पर ये आ जाता है। और ये सतह पर जो मैग्मा आ जाता है और ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लावा। इसको क्या बोल देते हैं, लावा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया लावा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत थी, मैं एक बार सबको फिर से बता देता हूँ, उस चीज़ को समझिए। ये हमारा हो गया, ये जो बता रहा हूँ इसको हम लोग बोल देते हैं कन्वेयर बेल्ट हो गया या संवहन तरंगे हो गई। ठीक है, ऊर्जा के रूप में बात करेंगे तो संवहन तरंग है ऊर्जा के रूप में। अगर इसको मटेरियल को ट्रांसफ़र करने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के अगर कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो ये कन्वेयर बेल्ट हो गया। ठीक है, और ये पूरा कहाँ चल रहा है तो स्टेनोस्फीयर में। ये पूरा हमारा क्या है, स्टेनोस्फीयर है। इसी स्टेनोस्फीयर में जैसे कि मैग्मा चेंबर भी कहते हैं, उसका एक पार्ट, स्टेनोस्फीयर का एक पार्ट है मैग्मा चेंबर। ये मैग्मा चेंबर में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ से ये हॉट स्पॉट हो गया। ये हॉट स्पॉट का मतलब है कि यहाँ पर किसी न किसी वजह से तापमान बहुत ज़्यादा है। तापमान बहुत ज़्यादा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी, उनका डिके क्षय ज़्यादा होगा, तो वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हॉट स्पॉट बन जाएगा। जब हॉट स्पॉट बन जाएगा तो उस तापमान से हम जानते हैं कि उस तापमान से निम्न तापमान की तरफ तरंगे मूव करती हैं। तो यहाँ से तरंगों की उत्पत्ति होगी और निम्न तापमान की तरफ गतिशील हो जाएगी। जब ये आगे की तरफ गतिशील हो जाएगी तो यही तरंगे जो है जो हॉट स्पॉट से मैग्मा को अपने सहारे ऊपर की तरफ एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित करेगी। जब ऊपर की तरफ स्थानांतरित करेगी तो ये भूपरपट्टी पर दबाव डालेंगे। भूपरपट्टी पर दबाव डालेंगी तो जहाँ पर भूपट्टी का कमज़ोर होगा उसके सहारे मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा तो ये जब ठंडा हो जाएगा इसको क्या बोल देते हैं, लावा। ठीक है, अब ये देखिए, जब ये ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर फिर मुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दिशा से दूसरे दिशा, ये भाग जो है इधर खिसकेगा और ये भाग इधर खिसकेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं तो किधर खिसकेगा, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, दोनों दो तरफ विपरीत दिशा में खिसकेगा। जब ये दोनों दो विपरीत दिशा में खिसकेगा और यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे तो नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पे नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है। नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये चूँकि एक ही लगातार यहाँ से लावा मैग्मा ऊपर की तरफ आता जा रहा है तो यहीं पर जो है हमारा कटक का भी निर्माण हो रहा है। कटक का निर्माण हो रहा है, इसीलिए मान्यता में एक बात रखा गया है कि कटक के सहारे नवीन भूपटल का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया जहाँ पर होता है। अब ये जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे प्लेट से टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ ये मुड़ जाएंगे, इधर भी मुड़ जाएंगे और इधर में भी मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब मुड़ेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इस तरह से एक ट्रेंच का निर्माण होगा। और ये जब नीचे की तरफ ये मुड़ेंगे ट्रेंच में, तो ये नीचे की तरफ ट्रेंच में कहाँ मुड़ेंगे, ये मैग्मा चेंबर की तरफ, स्टेनोस्फीयर की तरफ ही मुड़ेंगे। ये माने अर्थ क्रस्ट क्या होगा, ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट नीचे की तरफ मुड़ेगी तो कहाँ जाएगा, वो स्टेनोस्फीयर में जाएगा। तो ये जो होता है जब ये नीचे की तरफ जाता है और स्टेनोस्फीयर की तरफ मुड़ेगा तो जानते हैं कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, ये पिघलने लगता है। ये क्या होगा, ये पिघलने लगेगा। तो पिघलने लगेगा इसका मतलब क्या कि जहाँ पर ट्रेंच होते हैं वहाँ पर भूपटल का विनाश होता है। वहाँ पर क्या होता है, भूपटल का विनाश होता है। तो एक था ना कि यहाँ पर क्या होगा, नवीन कटक के सहारे नवीन भूपटल का निर्माण होता है और ट्रेंच के सहारे प्लेटों का विनाश होता है। तो एक हमारी मान्यता ये हो गया। और एक की मान्यता ये था कि पिछले 600 मिलियन वर्ष से पृथ्वी का जो साइज है वो लगभग नियत है, मात्र 5% की वृद्धि हुई है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है नीचे की तरफ गया तो ये नीचे की तरफ ये पिघल जाएगा इसका, और पिघलने के बाद ये फिर इसका पार्ट बन जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे तो पदार्थ का जो है एक चक्रीय प्रवाह हो रहा है ना। ये जो मटेरियल है हमारा, ये मटेरियल, इस मटेरियल का क्या हो रहा है, साइक्लिक
मटेरियल का क्या हो रहा है, साइक्लिक फ्लो हो रहा है, साइक्लिक फ्लो हो रहा है मटेरियल का। ये जो मटेरियल का साइक्लिक फ्लो हो रहा है तो इसमें तो एक जगह विनाश हो रहा है तो दूसरी जगह बन रहा है। यहाँ अगर विनाश हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो यहाँ पर आकर का सृजन हो रहा है। तो जो पदार्थ की मात्रा यहीं थी वो पदार्थ की मात्रा पुनः यहाँ पर सतह पर आ जाती है। तो ये क्या होता है, पूरे सतह पर बैलेंस बना रहता है। न नवीन भूपटल का मतलब कि न पृथ्वी का आकार में वृद्धि होती है और न कमी होती है, वो क्या रहता है, लगभग यथावत रहता है बृहद संदर्भ में। वही बात जो है हम इधर भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसका ये पार्ट ऐसे बन जाएगा और ये यहाँ पे विनाश होगा तो यहाँ पर सृजन होगा। ठीक है दोस्तों। और एक जो मान्यता ये थी कि जो नवीन भूपटल होते हैं वो कालांतर में दृढ़ भूखंड के भाग बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नवीन भूपटल का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नवीन भूपटल के यहाँ पे जो निर्माण हुआ यहाँ पे तो ये हमारा जो चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर लगातार दबाव पड़ता जा रहा है। पहले नीचे में नवीन चट्टान बना, इसके ऊपर आया तो और नवीन चट्टान, इसके ऊपर आया तो और नवीन चट्टान, इसके ऊपर आया तो और नवीन चट्टान, इसके ऊपर नवीन आया तो और नवीन चट्टान। इस पर लगातार जब ऊपर जाएगा तो इस पर दबाव पड़ता जाएगा और दबाव पड़ता चला जाएगा तो इसके चट्टान का रूप परिवर्तित होता जाएगा। और जब रूप परिवर्तित होगा तो रूप परिवर्तित कैसे होगा, जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो गैप में कमी आएगी। जब इंटरमोलिकुलर गैप में कमी आएगी तो चट्टानें ठोस होती जाएंगी और चट्टानें ठोस होती जाएंगी, इसका मतलब कि दृढ़ होता जाएगा। और दृढ़ हो गया, इसके बाद इस पर ताप दाब अन्य प्रक्रियाएं भी काम करती हैं, जिसके कारण इनका पदार्थ से आग्नेय, आग्नेय से रूपांतरित, ये क्रम इनमें लगातार होते रहता है। ठीक है दोस्तों, परदार होगी, आग्नेय होगी, रूपांतरित होगी। तो शुरू में मान परदार है तो आग्नेय रूपांतरित हो गई तो आग्नेय हो गई। इस वजह से इनका रूप जो बदलते रहता है और लास्ट में ये क्या होते हैं कि दृढ़ भूखंड के ही अंग बन जाते हैं। वो लास्ट में क्या होगा, लगातार दबाव पड़ते पड़ते जो है वो दृढ़ भूखंड के ही ये अंग बन जाते हैं। तो पांचवी मान्यता भी प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित यही है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैंने बनाने की कोशिश किया है, पहली बार यूज कर रहा हूँ, इसका डायग्राम थोड़ा वो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और प्लेट टेक्टोनिक जब मैं ख़त्म करूँगा तो आंतरिक संरचना पर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि ये भला आंतरिक संरचना की मुझे पहले ही बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यूपीएससी मेंस में, मैंने जीएस में भी देखा है और ज्योग्राफी जीएस में भी और मेंस में भी कि प्रीलिम पूछा है, हॉट स्पॉट आया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो लिखना आसान हो जाएगा, नहीं तो लगेगा कि ये क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप फीडबैक अपना ज़रूर देंगे और वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि अगर फीडबैक देंगे तो मैं अपना इम्प्रूव बहुत तेज़ी से करूँगा। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।